Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. This video we will discuss Sailing to Byzantium, which is an important and famous poem written by William Butler Yeats. So इस वीडियो में हम सेलिंग टू बाइजेंटियम जो कि एक फेमस पोएम है W.B. येट्स ने लिखी है, जो कि एक आयरिश पोएट थे। इस वीडियो में हम इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे, टोन, थीम, सेटिंग, सब कुछ, जो कि एक इफेक्टिव क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए ज़रूरी होता है। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है W.B. येट्स का, और ये जो पोएम है ये बेसिकली 4 स्टैंडाज के ऊपर कंसिस्ट करते हैं और हर स्टैंडा में 8 लाइंस हैं। सो W.B. येट्स जो थे वो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इम्पोर्टेंट पोएट थे, 20th सेंचुरी के आयरिश पोएट थे, और उनकी जो पोएम्स हैं वो कंटिन्यूअसली और एक मुसलसल तरीके से पॉपुलर कल्चर को रेफ़र करती हैं। उनकी पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम इसी ही कैटेगरी के अंदर आती है, और उसकी जो फर्स्ट लाइन है, दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, ये जो है ये टाइटल यूज़ किया गया था कॉर्मैक मैककार्थी का जो पॉपुलर नॉवल है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। सो सेलिंग टू बाइजेंटियम W.B. येट्स ने जो लिखी है, ये एक ऐसे बंदे की स्टोरी बताता है, एक ऐसे आदमी की स्टोरी बताती है ये पोएम, जो कि ट्रैवल कर रहा है एक न्यू कंट्री की तरफ जिसका नाम है बाइजेंटियम, ताकि उसकी जो स्पिरिट है, स्पिरिचुअल जो उसकी एक असासा है उसके अंदर का, उसको वो रिस्टोर कर सके। क्योंकि जिस कंट्री में वो रहता है वो कंट्री अब उसकी अहमियत को नहीं समझती, और अब उसे दूसरी कंट्री में जाना है जिसमें आर्ट की और आर्टिस्ट की कोई कदर हो। Now let's see the historical context of this poem. Sailing to Byzantium W.B. येट्स ने probably 1927 में कंपोज की थी, और उनकी जो कलेक्शन है W.B. येट्स की दी टावर, उसमें पब्लिश हुई थी 1928 में। 1927 में ये कंपोज की थी W.B. येट्स ने, और 1928 में ये पब्लिश हुई थी उनकी जो कलेक्शन है पोएम्स की दी टावर्स के अंदर। और ये जो पोएम है ये एक लिटरेरी मूवमेंट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठती है, और उस लिटरेरी मूवमेंट का नाम है मॉडर्निज़्म। मॉडर्निस्ट या मॉडर्निस्ट जो राइटर्स हैं, मॉडर्निज़्म के जो क्या कहते हैं, पैरोकार हैं, जो मॉडर्निस्ट्स हैं, वो अक्सर ही रिबेलियन करते हैं, बगावत करते हैं ट्रेडिशन के साथ, और सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। W.B. येट्स ने अपनी ये पोएम 10 साल अपनी मौत से पहले लिखी। इसका मतलब है कि W.B. येट्स एक बूढ़े आदमी थे उस वक्त जब उन्होंने ये पोएम लिखी। टाइटल ऑफ द पोएम देख लेते हैं। जो टाइटल है सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है। बाइजेंटियम जो है ये एक एंशिएंट सिटी ऑफ बाइजेंटियम को रेफ़र करती है, जिसको अब यानी कि बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया, और अब मॉडर्न डे में उसको इस्तांबुल कहा जाता है। बाइजेंटियम जो है एक रिच कल्चरल और आर्टिस्टिक हेरिटेज रखती है, जो बाइजेंटियम की सिटी है, जो कि इस वक्त इस्तांबुल है और उस टाइम बाइजेंटियम थी। W.B. येट्स ने ये जो वर्ड है या ये जो सिटी है, ये इस वजह से यूज़ किया इसको मेटाफर के तौर पर, कि इस सिटी के अंदर आर्ट की कदर है, आर्टिस्ट की कदर है, और इसमें आर्ट कभी नहीं मरता, बल्कि आर्ट को, आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। नाउ लेट्स सी द क्रिटिकल एनालिसिस। सो यहाँ से पोएम भी स्टार्ट होगी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी होगी, और क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी साथ साथ की जाएगी। सो पे अटेंशन। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, के ये जो कंट्री है ये ओल्ड मैन, बूढ़े आदमियों के लिए नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, के जो नौजवान हैं वो एक दूसरे के साथ खुश हैं। बर्ड्स इन द ट्रीज, जो परिंदे हैं वो दरख्तों में हैं। दोज डाइंग जनरेशन्स एट देयर सॉन्ग, द सालमन फॉल्स, द मैकरल क्राउडेड सीज। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो जनरेशन है, जाहिर सी बात है ये जनरेशन इन्होंने भी मरना ही है, और कुछ जो बूढ़ी जनरेशन है वो भी इस वक्त मरने के ध्याने पर ठहरी हुई हैं, और जो बर्ड्स हैं वो सिंगिंग कर रहे हैं अपने दरख्तों के अंदर। और जो सालमन फॉल्स है, यानी कि उस वहाँ के जो नदी नाले हैं, वहाँ के जो क्या कहते हैं, वाटरफॉल्स हैं, उनमें मछलियाँ भरी पड़ी हैं। सो नाउ लेट्स क्रिटिकल एनालाइज दिस 4 लाइन्स। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर जो पोएट है वो कहते हैं कि वो बाइजेंटियम की तरफ जा रहा है। पोएट आयरलैंड को छोड़कर बाइजेंटियम जा रहा है, क्योंकि ये जो कंट्री है, जो आयरलैंड है, ये अब ओल्ड लोगों के लिए, ओल्ड पीपल के लिए नहीं है। यहाँ पे ओल्ड पीपल के लिए, ओल्ड मैन के लिए कोई जगह नहीं रही। बूढ़े आदमियों को इस सिटी से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इस सिटी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो लाइफ बची है वो फिज़िकल और सेंसुअल है।
इस ज़िंदगी से बचने के लिए और इस ज़िंदगी को अवॉइड करने के लिए वो क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है सिटी ऑफ बाइज़ेंटियम की तरफ, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लाइफ़ जो है वो उसका इंतज़ार कर रही है, अदबी लाइफ़ उसका इंतज़ार कर रही है। जो पोएम है वो स्टार्ट होती है एक डिक्लरेटिव सेंटेंस के फर्स्ट लाइन जो है, दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। जिसका मतलब ये है कि हमें रीडर को ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जो स्पीकर है वो अपना सफ़र स्टार्ट कर चुका है और वो दूर से अपनी उस सिटी को देख रहा है और उसको दैट से रेफ़र कर रहा है कि दैट। और दैट जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दूर की चीज़ों को रेफ़र करने के लिए जो कि हमारे करीब नहीं होती। सो परहैप्स उसने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर दी है उस पोएट ने, और बाइज़ेंटियम की तरफ वो बढ़ रहा है। वो कहता है कि जो यंग लवर्स हैं वो दे आर रैप्ड इन ईच अदर्स आर्म्स, और जो बर्ड्स हैं वो अपने दरख्तों में सिंगिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो यंग पीपल हैं वो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, उनको जो प्लेज़र्स हैं उनको वो एन्जॉय कर रहे हैं। और जो स्पीकर है वो फिर इन क्रिएचर्स के ऊपर कमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो इन्हेबिटेंट्स हैं उसकी पहले वाली लैंड के जो क्रिएचर्स हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे वो परिंदे रहते हैं, वहाँ जहाँ पे जो मछलियाँ हैं वो रहती हैं, उनके ऊपर पॉइंट आउट और कमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। और कहता है कि ये जो जनरेशन्स हैं और ये जो परिंदे हैं, ये जो फ़िश हैं और ये जो यंग नौजवान हैं, ये फ़िज़िकल लाइफ़ जी रहे हैं। प्रोक्रिएशन प्रोक्रिएशन मीन्स के बच्चे पैदा करना। और ये जो है ये अपनी फ़िज़िकल लाइफ़ जिएँगे, किसी दिन जवान होंगे, फिर ये प्रोक्रिएशन करेंगे, उसके बाद ये मर जाएँगे। और इनकी जो लाइफ़ है ये मॉर्टल ही है, और इनकी कोई आर्टिस्टिक या इंटेलेक्चुअल एक्जिस्टेंस नहीं होगी जो कि इनको ज़िंदा रखेगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टैन्ज़ा। फिश फ्लैश और फॉल, commend all summer long. Whatever is begotten, born and dies. Caught in that sensual music, all neglect, monuments of an aging intellect. Fish flesh और fall, commend all summer long. अब यहाँ पे fish flesh और fall जो है ये मछली और परिंदों को रेफ़र कर रहा है कि ये सारा समर जो है ये यहीं पे ही पड़े रहते हैं, और जो भी पैदा होता है वो पैदा होता है और फिर वो मर जाता है अपनी जो मॉर्टल लाइफ़ है उसको गुज़ार के। और इस सेंसुअल म्यूज़िक में ये जकड़ दिए जाते हैं, कैद कर दिए जाते हैं, फँस जाते हैं, और ये नेग्लेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं जो यादगारें होती हैं इंटेलेक्ट की, अनएजिंग इंटेलेक्ट, वो अदब, वो आर्ट जो कि कभी बूढ़ा नहीं होता। नाउ लेट्स डू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दीज़ 4 लाइन्स एज़ वेल। जो पोएट है वो कहते हैं कि जो वाटरफॉल है उस कंट्री के वो साल्मन फिश से भरे हुए हैं। इसके अलावा जो सीज़ हैं, जो समंदर हैं वो भी मैकरेड फिश के साथ भरे हुए हैं। उनमें भी मैकरेड फिश जो है वो भरी हुई है। सॉरी, फिश का कोई प्लूरल नहीं होता, फिश जो है वो भरी हुई हैं। सो ये तमाम क्रिएचर्स जो हैं ये सेंसुअल म्यूज़िक को एन्जॉय करती हैं और किसी किस्म के इंटेलेक्चुअल या आर्टिस्टिक एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व नहीं करती। ग्रीक वर्क्स जो हैं, यूनान के जो वर्क्स हैं आर्ट के, वो कभी भी नहीं मरते। सेंसुअल म्यूज़िक जो है वो हम अपील करते हैं हमारी सेंसेस को, और माइंड और इंटेलेक्ट के बिल्कुल अपोज़िट होता है, माइंड और इंटेलेक्ट के से बिल्कुल डिफरेंट होता है, और ये एक मॉर्टल होता है, जबकि माइंड और इंटेलेक्ट जो है ये इमॉर्टल होते हैं। जो इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स हैं वो एजलेस होती हैं और इमॉर्टल होती हैं, और उनकी एक परमानेंट वैल्यू होती है, जो कि ये जो यंग जनरेशन है या जो उस कंट्री के जो लोग हैं आयरलैंड के, वो नहीं समझ पा रहे हैं, और ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ पोएट की समझ में है और किसी की समझ में नहीं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंज़ा। यहाँ पे सेकंड स्टैंज़ा की फर्स्ट 4 लाइन्स हैं। एन एज्ड मैन इज़ बट अ पाल्ट्री थिंग। अब पोएट कहते हैं कि जो बूढ़ा आदमी होता है वो एक स्मॉल ऑर्डिनरी चीज़ की तरह होता है। अ टैटर्ड कोट, एक बिखरे हुए कोट की तरह, अपॉन अ स्टिक अनलेस, एक लकड़ी के ऊपर, अनलेस जब तक, सोल क्लैप्स इट्स हैंड्स, इसकी जो रूह है वो तालियाँ बजाती है, एंड सिंग और गाती है, एंड लाउडर सिंग और ऊँचा गाती है। फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉरल ड्रेस, हर बिखरे हुए के लिए उसके मॉर्टल ड्रेस में। अब इसके अंदर जो पोएट है वो जो सेकंड स्टैंज़ा है वो ये कहते हुए बिगिन करता है, शुरू करता है कि जो एजेड मैन होता है, जो एक बूढ़ा आदमी होता है, वो वर्थलेस होता है, वो किसी काम का नहीं होता। वो एक बिखरे हुए, फटे हुए कोट की तरह होता है, एक वीक कोट की तरह होता है जो कि एक वीक थिन बॉडी के ऊपर उसने पहना हुआ होता है। एक ओल्ड मैन जो है वो एक स्केयर क्रो की तरह लगता है। एक टैटर्ड कोट, एक ऐसा कोट जो कि बिखरा हुआ होता है और एक स्टिक के ऊपर लटका हुआ होता है। अब यहाँ पे वो एक मेटाफर यूज़ करता है जो कि ओल्ड एज को प्रेज़ेंट करता है एक वॉर्न आउट पुराने कोट से, जो कि एक पोल या स्टिक के ऊपर लटका हुआ है। फिर वो कहता है कि जब तक जो सोल है वो थ्रिल्ड फ़ील नहीं करती, तक क्लैप नहीं करती, तालियाँ नहीं बजाती, जब तक सोल जो है वो एक अच्छा सॉन्ग नहीं गाती, और ये एक
स्टेट होती है स्पिरिचुअल एक्सॉल्टेशन की। और जो इंसान जितना बूढ़ा होगा उसकी सोल उतनी ही जवान होगी, उसको उतना ही आर्ट का, उसको उतना ही इंटेलेक्ट का पता चलेगा, उसको उतना ही इंटेलेक्ट की शनास होगी। और जैसे-जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है, वो अपना सॉन्ग जो है वो हासिल करता चला जाता है। और इसके अलावा एक मैन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ओल्ड नहीं होता, बल्कि वो यूथ से भी ज़्यादा वर्स ऑफ हो जाता है। और कुछ ना कुछ पॉज़िटिव उसके अंदर ऐड होता चला जाता है। एक शनाख्त का एहसास उसके अंदर होने लग जाता है कि वो इस दुनिया में क्या करने आया है, और उसकी जो लाइफ़ है यहाँ पे सिर्फ़ कुछ टाइम की है। उसने एक दिन मरना है और अपने आप को दुनिया में ज़िंदा रखने के लिए उसको क्या करना है, उसको आर्टिस्ट बनना है, उसको इंटेलेक्ट के साथ अपना ताल्लुक बनाना है ताकि उसको हमेशा के लिए दुनिया में याद रखा जा सके। और वो कहता है कि जैसे-जैसे इंसान की जो ह्यूमन बॉडी है वो बूढ़ी होती जाती है, वैसे-वैसे उसके अंदर जॉय जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। नेक्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द सेकंड स्टैन्ज़ा, नॉर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडीइंग। अब वो कह रहा है, जो पोएट है वो अब बाइज़ेंटियम के बारे में बता रहा है कि ना कि वहाँ ना सिर्फ़ वहाँ पे सिंगिंग स्कूल्स हैं बट स्टडीइंग भी है। वहाँ पे मोनूमेंट्स हैं, यादगारें हैं। अब उसकी अपनी मैग्निफिसेंस की, उसकी अपनी शान अज़मत की। और एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड दी सीज़ एंड कम, इसलिए मैं समुंदरों को पार करके यहाँ पे आया हूँ टू दी होली सिटी ऑफ बाइज़ेंटियम, इस बाइज़ेंटियम की पाक शहर में, इस बाइज़ेंटियम की पाक सिटी में आया हूँ। इस सेक्शन में जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो बेस्ट म्यूज़िक है ओल्ड मैन की सोल का, वो ये है कि वो स्टडी करे और एप्रिशिएट करे जो ग्रैंड मोनूमेंट्स हैं, जो शानदार यादगारें हैं, इमॉर्टल इंटेलेक्ट की, आर्ट की, उसको वो स्टडी करे। एक एज्ड मैन जो है वो कुछ वैल्यू उस वक़्त ही उसको हासिल होती है जब उसकी ओल्ड एज जो है वो स्पिरिचुअल रिकॉग्निशन से जुड़ी हुई हो और वो ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट को एडमायर करता हो। जो सोल है ओल्ड मैन की वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और जो कि यूथ में, जवानी में नेग्लेक्ट कर दी जाती है। जैसे-जैसे इंसान बूढ़ा होता है तब तक वैसे-वैसे उसको अपनी सोल का अंदाज़ा होता है कि उसकी जो रूह है वो क्या है। और ये सब करने से, और ये सब करने के लिए ही वो बाइज़ेंटाइन की तरफ आया है, जो कि सिंबल है आइडियल एस्थेटिक एक्जिस्टेंस की, जहाँ पे आर्ट को आर्ट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है और आर्टिस्ट को वैल्यू किया जाता है। नाउ हियर इज़ द थर्ड स्टैन्ज़ा, ओ सेज स्टैंडिंग इन द गॉड्स होली फायर। अब जो पोएट हैं वो बात कर रहे हैं वाइज़ पर्सन्स की, अक्लमंद लोगों की, जो कि गॉड की होली फायर में ठहरे हुए हैं। एज़ इन द गोल्ड मोज़ाइक ऑफ अ वॉल, के जो गोल्ड की स्टोन है एक पत्थर की, कम फ्रॉम द होली फायर, जो कि उस पाक आग से आती है। पर्न इन अ जायर, जायर होता है सर्कल, सर्कल में वो जो घूम रही है, जो आग है वो सर्कल में। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, और बन जाओ मेरी सोल के सिंगिंग मास्टर्स। कंज्यूम माई हार्ट अवे, मेरे दिल को ले जाओ। सिक विद डिज़ायर, जो कि इस ख्वाहिश से भरा पड़ा है। एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल, इट नोज नॉट व्हाट इट इज़ एंड गैदर मीन टू द आर्टिफाइस ऑफ एटर्निटी। वो कहता है कि जो मेरा हार्ट है उसको ले जाओ, उसको नहीं पता कि वो क्या है, उसको लेके जाओ, और जो आर्ट है एटर्निटी का, जो हमेशा रहने वाला आर्ट है, उसके अंदर मुझे जो है तब्दील कर दो। इस सेक्शन के अंदर जो स्पीकर हैं वो अपनी पर्सनल जर्नी को शेयर करते हैं स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को सीखने ढूँढने के लिए। वो कहते हैं कि जो होली सिटी ऑफ बाइज़ेंटियम है, जो कि रीम ऑफ टाइमलेसनेस, विज़डम और स्पिरिचुअल गाइडेंस को, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को सिम्बलाइज़ करती है। मैं वहाँ पे अब जा रहा हूँ, और जो स्पीकर है वो जो सेजिस हैं, वाइज़ मैन हैं, उनसे मिलने की डिज़ायर जो है वो शो करता है, जो कि गॉड के होली फायर में ठहरे हुए हैं, इल्यूमिनेटेड हैं अपनी वाइज़ बीइंग के साथ। उनके पास इंटेलेक्ट है, उनके पास नॉलेज है, वो अक्लमंद हैं। और वही उसको, जो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो कोई स्पिरिचुअल उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसको वो सीखने की कोशिश कर रहा है अपनी स्पिरिट को, अपनी सोल को, बाइज़ेंटियम में जाके इन होली जो वाइज़ पर्सन्स हैं, ये जो सेजेस हैं, इनसे ये फिर गाइडेंस लेगा, और फिर जो उसकी डेस्टिनेशन है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, और जो उसका परस्यूट है इस इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का, उसको वो हासिल करेगा। और ये जो बाइज़ेंटियम है अकॉर्डिंग टू द पोएट रिप्रेजेंट करती है एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आर्ट, इंटेलेक्ट और स्पिरिचुअलिटी जो है वो कन्वर्ज होते हैं, और एक एटर्नल सिग्निफिकेंस दी जाती है किसी भी चीज़ को। नाउ दिस इज़ द फोर्थ एंड लास्ट स्टांजा, वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक। एक दफ़ा मैं अगर नेचर से बाहर निकल गया तो मैं दोबारा कभी नहीं लूँगा। माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, मैं किसी भी ऐसी जो नेचुरल थिंग होती है, नेचुरल चीज़ होती है, मैं अपनी दोबारा इस बॉडी में जो है, या ऐसी किसी बॉडी में जो कि जिसमें के अंदर जान हो,
उस बॉडी में मैं दोबारा जन्म नहीं लूँगा। बट सच अ फॉर्म ऑफ एज ग्रेशन गोल्डस्मिथ्स मेक, लेकिन एक ऐसे ग्रेशियन की, एक ऐसे मर्तबान की सूरत इख्तियार करूँगा जो कि गोल्ड स्मिथ बनाता है, ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनेमलिंग, जिसके ऊपर गोल्ड जो है उसका आर्ट बना हुआ होगा। टू कीप अ ड्राउजी एम्पायर अवेक, जो कि एक स्लीपी एम्पायर को, हुक्मरान को जागता हुआ रखेगा। और सेट अप पॉन अ गोल्डन बो टू सिंग, और उसको एक गोल्डन शाख के ऊपर, सोने की शाख के ऊपर रखा जाएगा, उस परिंदे को गाना गाने के लिए। टू लॉर्ड्स एंड लेडीज़ ऑफ बाइजेंटियम, लॉर्ड्स एंड लेडीज़ होंगी जो बाइजेंटियम की, उनके लिए गाना गाने के लिए, सिंगिंग करने के लिए उस बर्ड को, उस परिंदे को गोल्डन शाख के ऊपर रखा जाएगा। ऑफ व्हाट इज़ पास्ट और पासिंग और टू कम, उसके लिए क्या ही पास्ट होगा, क्या ही प्रेजेंट होगा और क्या ही जो है वो फ्यूचर होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द लास्ट स्टैंजा। जो लास्ट स्टैंजा है उसके अंदर जो स्पीकर हैं वो एक प्रोनाउंसमेंट करते हैं, एक ऐलान करते हैं कि अगर, कि जब वो, उनकी डेथ हो जाएगी, जब उनकी बॉडी जो है, उनकी बॉडी से सोल जो है वो निकल जाएगी, तब दोबारा वो कभी भी जानदार चीज़ या इंसान की शक्ल में दोबारा जन्म नहीं लेंगे, बल्कि वो एक आर्ट की शक्ल में, एक आर्ट की शक्ल में दोबारा ज़िंदा होंगे। वो एक आर्ट की शेप में आएँगे, और उनकी जो फ़िज़िकल इनकार्नेशन होगी दोबारा, जब उनको अगर आना पड़ेगा इस दुनिया में, तब वो जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी शक्ल नहीं लेंगे, क्योंकि लिविंग थिंग्स हमेशा मॉर्टल होती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इस वजह से जो स्पीकर हैं, जो पोएट हैं, वो ये ऐलान करते हैं कि वो किसी ग्रेशन अर्न की या फिर इनेमलिंग की, जो आर्ट्स होते हैं उनकी शक्ल इख्तियार करेंगे जब वो दोबारा ज़िंदा होंगे, जो कि जिनको गोल्ड स्मिथ ने तैयार किया होगा, ताकि जो एम्पायरर है, जो हुक्मरान होगा बाइजेंटियम का, वो अपनी पूरी रात उसको एडमायर करने में लगा दे, उस आर्ट वर्क को, जो कि वो खुद बन चुका है। द पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर कुछ भी नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि वो कभी मरेगा ही नहीं। वो अब एटर्नल हो चुका है, एटर्निटी की लाइफ जिएगा अब वो, एक ग्रेशन अर्न की सूरत में। वो कहते हैं कि वो एक गोल्डन बर्ड की शक्ल इख्तियार करेंगे, गोल्डन बर्ड की, और जो किंग होगा बर्ड का, जो किंग ऑफ बर्ड होते हैं ग्रेशंस के साथ, गोल्ड स्मिथ जो हैं वो बिलीव किए जाते हैं कि ये डिज़ाइन किए जाते हैं एम्पायर्स को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए, और वो जो है बियॉन्ड होगा डेथ और डीके से, यानी कि ना तो उसकी मौत होगी, ना ही उसकी तबाही होगी, ना ही वो इस दुनिया से जाएगा, क्योंकि वो एक वर्क ऑफ आर्ट होगा और वो कभी भी नहीं मरेगा। डाइंग जनरेशंस की तरह वो नहीं होगा, रियल बर्ड की तरह नहीं होगा, जो कि फर्स्ट स्टैंजा में मेंशन की गई हैं। एज़ अ गोल्डन बर्ड वो एक गोल्डन शाख के ऊपर रखा जाएगा और वो सिंगिंग करेगा, किसके लिए? जो लॉर्ड एंड लेडीज़ होंगी बाइजेंटियम की, उनके लिए वो सिंगिंग करेगा, और उसके लिए पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर की उसको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो एक लिविंग बीइंग नहीं है। और बाइजेंटियम के अंदर वो उसकी ना तो एज होगी, ना पास्ट होगा, ना प्रेज़ेंट और ना ही फ्यूचर। So now let's discuss the themes: spirituality, contrast between old age and youth, role of classical art and its magnificence, mortality and aging and art, spiritual and cultural transformation, nature and civilization, transitions of human life। ये इसकी themes हैं। टोन जो है रिफ्लेक्टिव है, रिच है, सिम्बोलिज्म में कंटेम्पलेटिव है, फिलोसफिकल है और एवोकेटिव है, मेमोरिकल है, स्ट्रॉन्ग इमेजेस दिमाग में लेकर आती है और एक सेंस ऑफ इमेजरी और डेप्थ को क्रिएट करती है। जो सेटिंग है इस पोएम की वो प्राइमरीली सिंबॉलिक है, फिजिकल नहीं है, और स्पीकर की इमेजिनेशन के अंदर है ये जगह। जो राइम स्कीम है इस पोएम की वो ए बी ए बी ए बी सी सी है, और ये एक आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है 4 स्टैंजाज में, और ओटावा रीमा फॉर्म के अंदर लिखी गई है, और एक ग्रेट सेंस ऑफ रिदम और फ्लो को क्रिएट करती है। नाउ लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। एलिट्रेशन यूज़ की गई है। एलिट्रेशन होती है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ सिंगल लाइन। फिश फ्लैश फॉल बिगॉटन बॉर्न, एफ इसके अंदर रिपीटेड है, बी रिपीटेड है, सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग, एस इसके अंदर रिपीटेड है, सेज स्टैंडिंग, ग्रेशियन, गोल्ड स्मिथ, लॉर्ड एंड लेडीज, पास्ट और पासिंग, ये जी एल पी और एस ये हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड हैं इस पोएम की लाइंस के अंदर। एसोनेंट्स वोवल साउंड्स की रेपिटेशन को कहते हैं। सैल्मन फॉल्स ए इसके अंदर रिपीटेड है। द मैकरल क्राउडेड इसमें जो ई है वो रिपीटेड है। क्लैप इट्स हैंड्स ए रिपीटेड है। गोल्ड मोज़ाइक ओ रिपीटेड है। नेक्स्ट है सेसुरा, ये एक ऐसी पंक्चुएशन होती है जो कि एक लाइन के अंदर होती है और इसके अंदर पॉज लेना पड़ता है रीडर को। वट एवर इज़ बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज, ये जो
यहाँ पे हमें पंक्चुएशन मार्क्स नज़र आ रही है, ये है सेसूरा। सो इमेजरी भी है इस पोएम के अंदर, दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, जिसके अंदर ओल्ड मैन के लिए, ओल्ड एज के लिए कोई वैल्यू नहीं दिखाई गई है। और बर्ड्स इन ट्रीज़, दरख्तों में परिंदे हैं। सालमन फॉल्स, हैमर्ड गोल्ड, गोल्ड इन एवनिंग, ये सारी इमेजरी एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करती है हमारे माइंड में। मेटाफर यूज़ किया गया है, डाइंग एनिमल में फिजिकल बॉडी, डाइंग एनिमल फिजिकल बॉडी के साथ इसको जो है रिलेट किया गया है। टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, ये ओल्ड मैन को रिप्रेजेंट करता है। कंट्री, रियलिटी और रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। पर्सोनिफिकेशन में ये होता है कि हम किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं। सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग एंड लाउडर सिंग। अब सोल तो नहीं गा सकती ना, बट यहाँ पे कहा गया है कि जो सोल है वो अपने हैंड्स भी क्लैप करेगी और सिंगिंग भी करेगी। सो द नेक्स्ट वन इज़ एन्जॉयमेंट। एन्जॉयमेंट में एक लाइन के अंदर हमारी जो मीनिंग है वो कन्वे नहीं होता, बल्कि 2 लाइन्स को पढ़ के मीनिंग कन्वे होता है। इफ़ आई इट नोज़ नॉट व्हाट इट इज़ एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी। सो सिंबलिज्म है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाइजेंटियम को सिंबलाइज किया गया है एनलाइटमेंट के साथ, एनलाइटनमेंट के साथ और आर्टिस्टिक इमोर्टैलिटी के साथ, और अल्यूजन भी यूज़ किया गया है, जिसमें बाइजेंटियम जो है ये अल्यूजन है किसका, प्रेजेंट डे इस्तांबुल का, कॉन्स्टेंटिनोपल का, और जो एंशिएंट सिटी है बाइजेंटियम की उसका। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ में मिल जाएंगे।